हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, उनके अंदर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। अगर आप लोग स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें और स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए क्लास पे आते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास होनी है वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में होनी है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनको ग्लाइकोल भी कहते हैं, उनको ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। अब यानी कि इनमें दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, इनमें दो हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डाइहाइड्रो जो एल्कोहल्स कहते हैं। यानी कि दो हाइड्रोलिक समूह होते हैं इनके अंदर, एल्कोहलिक समूह होते हैं। और ये जो एल्कोहलिक समूह है वो श्रृंखला के अंदर अगर एक दो स्थिति, एक तीन स्थिति, एक चार स्थिति पर होने पर इन्हें क्रम से हम 1,2 ग्लाइकोल, 1,3 ग्लाइकोल, 1,4 ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति जो है 1,2 कार्बन पे है, 1,3 कार्बन पे है, 1,4 कार्बन पे है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें 1,2 ग्लाइकोल, 1,3 ग्लाइकोल और 1,4 ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। और जो 1,2 ग्लाइकोल है इसको हम अल्फा ग्लाइकोल, 1,3 जो ग्लाइकोल है उसको हम बीटा ग्लाइकोल और 1,4 जो ग्लाइकोल है उसको हम गामा ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। यानी अल्फा ग्लाइकोल कैसे होगा, देखिए यहां से ये कार्बन इसके अल्फा पे है, ये कार्बन इसके अल्फा पे है, या फिर इसको हम जब इसकी नंबरिंग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसके अंदर नंबरिंग करते हैं। तो जब नंबरिंग नामांकन करते हैं तो जैसे 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि ये 1,2 स्थिति पे हुआ, ये हाइड्रोक्सी समूह दोनों। इसी प्रकार में बात करूं 1,3 ग्लाइकोल की, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए 1,3 पोजीशन पे है, या फिर कार्बन कार्बन या अल्फा बीटा के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां से देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यानी कि बीटा कार्बन पे जो है दोनों साइड से वो हाइड्रोक्सी समूह में प्रेजेंट है, इसलिए 1,3 ग्लाइकोल। इसी प्रकार गामा की मैं बात करूं तो इसके अंदर यहां से देखिए ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा गामा बीटा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा गामा बीटा, या फिर 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 4, तो 1,4 ग्लाइकोल। तो इस प्रकार से इनको हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल और गामा ग्लाइकोल कहते हैं। अब बात करते हैं जो ग्लाइकोल्स हैं उनके नामकरण की, यानी जो हाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनके नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले मैं बात करूं रूढ़ पद्धति की, तो रूढ़ पद्धति के अंदर क्या होता है कि एल्कोहल्स जिन एल्किन से एल्किल के हाइड्रोक्सीकरण से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे इसको क्या कहेंगे रूढ़ पद्धति के आधार पर, एथिलीन ग्लाइकोल। यानी कि यहां से एक बार आप इस वाले ग्रुप को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कौन सी एल्किन बनेगी, 2 कार्बन है तो श्योर है
कि एथिन बनेगी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एथिलीन। रूट पद्धति के अंदर इसको एथिलीन कहते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल, इसी ये जो रूट पद्धति है इसके अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, ये सिर्फ आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए बताई जाती है। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी पद्धति की, कि आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आईयूपीएसी पद्धति के अंदर क्या होगा। इसके अंदर दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, हमें पता है। तो सबसे पहले उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसके अंदर दोनों हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो। और जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है इनको आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहते हैं, एल्केन डाइओल। इनको इनका जो नाम है एल्केन डाइओल है, इसी के अकॉर्डिंग हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले वही कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, नामांकन उस दिशा से जहां से हाइड्रोक्सी समूह है उनको कम से कम नंबर मिल सके। और डाइओल से पहले जो हाइड्रोक्सी समूह है उनकी स्थिति को हम गणितीय संख्या से दर्शा देते हैं। साथ में अगर कोई अन्य समूह उपस्थित है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनकी स्थिति के साथ दर्शा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। नोमेनक्लेचर इस साइड से करेंगे, क्यों, यहां से कर नहीं सकते, एक दो ये कार्बन बच जाता है। इस साइड से कर नहीं सकते क्योंकि इस पे कोई भी हाइड्रोक्सी समूह नहीं है, इस पे है। जबकि यहाँ पे एक नंबर पे मिल रहा है, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर दो नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है। तो इनको कैसे करेंगे, एल्केन, कौन सा एल्केन है ये, प्रोपेन। अब मैंने बताया कि डाइओल से पहले इनकी स्थिति दर्शा दी जाती है। तो 1-2 पोजीशन पे है, तो 1-2 डाइओल। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2 डाइओल। और नोमेनक्लेचर करते समय हमेशा याद रखिए कि शब्द और संख्या के बीच में हाइफन और संख्या के बीच में हम कोमा का यूज करते हैं। ये जो है कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, इससे छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए याद रखनी बहुत जरूरी होती है। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां से देखिए मेरे पास ये कोई एल्कोहल है। अब जब इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी। नोमेनक्लेचर नाम जो नंबरिंग है इस साइड से देंगे, 1 2 3 4। अब यहां से देखिए ये एल्किल समूह एक अतिरिक्त समूह है। तो सबसे पहले हम क्या बताया कि अतिरिक्त समूह होता है तो उसका जो नामकरण करते समय अल्फाबेट के हिसाब से एल्किल यानी कि ए पे आता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी कि 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 3 पे तो 1 3 डाई और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 3 डाइओल। तो इस प्रकार से हम एल्कोहलों का जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात करते हैं जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, उनको बनाने की विधियां, उनके विघटन की विधियां। देखते हैं कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनकी विघटन की विधियों की।
बनाने की विधियां, उनमें सबसे पहली जो है वो एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से, एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से हम डाइहाइड्रिक एल्कोहलों का फॉर्मेशन कैसे कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। एल्किन के हाइड्रोकरण से देखते हैं कि एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर पाते हैं। उदासीन KMnO4 का विलयन या 1% क्षारीय KMnO4 का विलयन एल्किन से क्रिया करके डाइहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। जो 1% क्षार के KMnO4 का विलयन है वो एल्किन से योग करके डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स का निर्माण कर लेता है, और इसमें जो हमारे पास 1% क्षारीय जो KMnO4 का विलयन होता है वो हल्का बैंगनी होता है, वो हल्का बैंगनी रंग का होता है। लेकिन जैसे ही वो एल्किन के साथ योग करता है वो रंगहीन हो जाता है, एल्किन के साथ योग करने के बाद में रंगहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परीक्षण में भी काम आती है, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं, इस प्रकार के टेस्ट में भी काम में आती है। तो देखिए कि देखते हैं जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कैसे होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई एल्किन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, 1% जो क्षारीय विलयन होता है इसका, उसके साथ जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो मेरे पास मैग्नेट एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरे पास इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे कहते हैं मैग्नेट एस्टर। जब आगे मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिलीकरण सॉरी इसका जल अपघटन करवाता हूं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिलीकरण है। जब मैं इसका जल अपघटन करवाता हूं तो मेरे पास डाइहाइड्रिक समपक्ष डाइहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। समपक्ष 1,2-डाइओल। तो इस प्रकार से एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से हम जो डाई एल्कोहल्स हैं उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं कि उससे किस प्रकार से हम जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनका फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास एल्किन होती है, जैसे मेरे पास कोई एल्किन है, मेरे पास जो कोई एल्किन है वो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेगी, जो डाइऑल्स है उनका निर्माण कर लेगी। अब देखते हैं कि कैसे कर लेगी रिएक्शन की हम बात करूं। यहां से मेरे पास एक एल्किन है, कौन सी एल्किन है, यहां से जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो 1 प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन जब मैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से करवाता हूं,
ओस्मियम जब टेट्रा ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और चक्रीय ओस्मियम एस्टर का निर्माण हो जाता है। यहां से चक्रीय ओस्मियम एस्टर का निर्माण हो गया, चक्रीय ओस्मियम एस्टर। अब ये जो चक्रीय ओस्मियम एस्टर है वो सोडियम बाइसल्फाइड के जलीय विलयन से जल अपघटित होकर डायोल्स का निर्माण कर लेता है। यहां से NaHSO3 से जल अपघटित होकर किसका निर्माण कर लेगा, समपक्ष जो है 1,2 डायोल्स उनका निर्माण कर लेता है। इस प्रकार एल्किन के हाइड्रोक्सिलीकरण से हम 1,2 डायोल्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। एक तो जब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करके किस प्रकार कर सकते हैं वो देख लिया, एक देख लिया हमने जो बेसिक KMnO4 है उसके विलयन से जब हम रिएक्शन करवाते हैं और जो 1% बेसिक क्षारकीय KMnO4 का जो विलयन है वो बेयर अभिक्रमक कहलाता है, वो बेयर अभिक्रमक कहलाता है। उससे हमने बात कर ली कि किस प्रकार से डायोल्स का निर्माण कर लेते हैं। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी वो है, देखिए जब डाइब्रोमो एल्केन को सोडियम बाइसल्फाइड एवं या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उबालते हैं तो डायोल्स का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, जब डाइब्रोमो एल्केन्स को हम Na2SO3 या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उबालते हैं तो डायोल्स का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन की कि कैसे हो जाता है। जैसे मेरे पास यहां से ये मेरे पास कोई डाइब्रोमो एल्केन है, कौन सा डाइब्रोमो एल्केन है, 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन ये है। जब इसको हम सोडियम, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, तो जब हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालेंगे के जलीय विलयन के साथ जब हम उबालते हैं तो यहां से देखिए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये एक बॉन्ड इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसके पास, एक इसके पास, तो यहां से दो लेंगे इसके मोलिक्यूल, तो यहां से 2 NaBr निकल जाएगा, तो -2 सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और साथ में इन दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सी समूह है वो जाके ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास जो डाइऑल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम डाइब्रोमो एल्केन्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उबालते हैं तो डाइऑल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की कि हम जो डाइब्रोमो एल्केन्स, तो हमने बात कर ली किस प्रकार से डाइऑल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब डाइहाइड्रेट एल्कोहल्स को बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए वीडियो को पॉज करके।
रिएक्शन लिख लिया करो। जो अपना थर्ड रिएक्शन है उसकी बात करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। जब डाइब्रोमो एल्केन्स को पोटेशियम एसीटेट के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो यौगिक को हम डाई एसीटेट में बदल लेते हैं, और जो डाई एसीटेट है उसका मेथेनोलिक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जल अपघटित कराकर भी हम समकक्ष जो डाई एल्कोहल उनका निर्माण कर पाते हैं। कैसे? जैसे यहां से मैंने क्या बताया कि मेरे पास कोई डाइब्रोमो एल्केन है, इसकी रिएक्शन जब मैं पोटेशियम एसीटेट के साथ करवाता हूं तो इस वाले यौगिक को हम डाई एसीटेट में बदल लेंगे। कैसे? यहां से -2 पोटेशियम ब्रोमाइड जो है बाहर निकल जाएगा। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा इसके पास, ये दोनों इन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और डाई एसीटेट के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये हमारे पास डाई एसीटेट है इसकी रिएक्शन मैं जब करवाऊं किसके साथ में जो मेथनोलिक हाइड्रोजन क्लोराइड है इसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो यहां से मेरे पास समकक्ष डाइओल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम डाइब्रोमो एल्केन्स के थ्रू रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? जब पोटेशियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी हम डाइओल्स का निर्माण कर पाते हैं। ये भी बात हो गई एक बार फिर से डाइब्रोमो एल्केन्स के थ्रू। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, उसके थ्रू हम कैसे डाइओल्स का निर्माण कर पाते हैं। ये यहां से 3 नंबर हो गई, इसको मिटा देता हूं मैं। 4 नंबर की बात करते हैं। इपोक्साइडों का जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं तो विपक्ष 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन होता है, जिसे अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, इसके थ्रू भी हम डाई जो हमारे पास 1,2 डाइओल है उनका फॉर्मेशन कर पाते हैं। जैसे एथिलीन ऑक्साइड है मेरे पास, ये एथिलीन ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊं, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं किसकी उपस्थिति में? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाता हूं तो विपक्ष 1,2 डाइओल का निर्माण हो जाता है। यहां से जो 1,2 डाइओल बनता है वो विपक्ष 1,2 डाइओल बनता है। इस प्रकार से हम इपोक्साइड होगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाकर भी जल अपघटन कर पाते हैं और उससे डाइओल का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए अपनी जो लास्ट और नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। जब एल्कीन को हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है? HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्लोरोहाइड्रिन का निर्माण होता है। क्लोरोहाइड्रिन का निर्माण हो जाता है
और इस यौगिक का जल अपघटन जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन से करवाते हैं, जलीय विलयन से करवाते हैं तो 1,2-डायोल का निर्माण हो जाता है। देखिए, जब एल्केन की क्रिया हम हाइपोक्लोरस अम्ल से करवाएंगे तो क्लोरोहाइड्रेन का फॉर्मेशन होगा, और उसका जब हम जल अपघटन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन से करवाते हैं तो 1,2-डायोल का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, देखिए जैसे यहां से मेरे पास ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन में हाइपोक्लोरस अम्ल से करवाता हूं, यहां से इसके पास ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो यहां से देखिए ये वाला ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाता है। अब यहां से ये जो स्पीशीज प्राप्त होती है इसे क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। ये जो है क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। अब मैंने क्या बताया, जो क्लोरोहाइड्रिन है वो सोडियम बाइसल्फाइड के जलीय विलयन के साथ जल अपघटित होकर निकटवर्ती 1,2-डायोल का फॉर्मेशन करती है, इसे विशनल डायोल्स भी कहते हैं। इस प्रकार से एल्कीन का जब हम जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ करवाएंगे और फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो 1,2-डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। अब बात करूं मैं एक एग्जांपल की, तो देखिए मेरे पास एल्कीन है 1 प्रोपीन, वन प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाएंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल से। तो यहां से एक ग्रुप इसके साथ और एक इसके साथ ऐड हो जाता है। और इस वाली जो स्पीशीज बनती है इसका नाम क्या है, क्लोरोहाइड्रिन। अब इसका जल अपघटन सोडियम बाइसल्फाइड के जलीय विलयन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास डायोल्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि उनको बनाया कैसे जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में।